गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पिजेंट्स मूवमेंट पर। और पिजेंट्स मूवमेंट को हम अलग अलग भागों में बांट कर देखेंगे और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हैं उस पर मैं चर्चा करूँगा। अगर एक ब्रॉडली देखें तो पिजेंट्स मूवमेंट को हम 3 पार्ट में बांट कर देख सकते हैं। नंबर 1, 1857 के रिवोल्ट के पहले के जो पिजेंट्स मूवमेंट थे उनका नेचर कुछ अलग था, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे। फिर 1857 के बाद का जो मूवमेंट है 1900 तक, उसको हम एक अलग रूप में देखेंगे। और फ्रीडम स्ट्रगल के समय जो पिजेंट्स मूवमेंट हुए, जिसमें बारडोली वगैरह आता है, एका मूवमेंट आता है, बकास्त मूवमेंट आता है, तो उनको हम एक अलग रूप में देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इन अलग अलग चरणों में, अलग अलग फेजेज में जो मूवमेंट हुए हैं उनमें बेसिक अंतर क्या है। और सबसे पहले अगर हम बात करें कि पिजेंट्स मूवमेंट, या इसी में अगर हम जोड़ दें ट्राइबल मूवमेंट या सिविल रिवेलियंस, नागरिक विद्रोह जो हुए, तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या ये सच में एक आंदोलन था या आंदोलन नहीं था। क्योंकि कुछ स्कॉलर्स का, कुछ विद्वानों का मानना है कि एक डेफिनिट आइडियोलॉजी के अंतर्गत रह के एक कलेक्टिव मोबिलाइजेशन हो और वो कंटिन्यूअस चले तो उसको हम मूवमेंट कहेंगे। और इस तरह के आइडियोलॉजी, इस तरह के कंटिन्यूटी और एक सस्टेन्ड मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ता है इसमें, इसलिए हम इसको इंसर्जेंसी या कुछ और कहें। तो ये अलग अलग विचार हैं। तो उन विचारों से वो या उस डिबेट में हमको नहीं जानना है। हमको ये जानना है कि जो पिजेंट मूवमेंट्स क्या थे और वो किस तरह से हुए, उसके क्या क्या कारण थे, उस पर हम बात करेंगे। अगर 1857 के पहले के मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो है वो सन्यासी विद्रोह है, जो 1763 से शुरू हुआ और वो करीब करीब 1800 ईस्वी तक चलता है, जिसको सतनामी लोग थे उन्होंने चलाया, जो आदि शंकर के भक्त थे। और वो बेसिकली वो लैंड ओनर भी थे, ट्रेडर भी थे, वो व्यापार भी करते थे। तो उन लोगों ने सबसे पहला मूवमेंट चलाया। और दूसरे जो थे वो मादारी थे, जिन लोगों ने जिनको मुगल पीरियड में रेंट फ्री लैंड मिला हुआ था, जिनके सपोर्टर जो थे वो आर्म्स से लैस रहते थे। तो इन लोगों ने शुरुआत की एक पिजेंट मूवमेंट्स की 1857 के पहले। और नॉर्मली जो 1857 के पहले के पिजेंट्स मूवमेंट हैं वो वायलेंट हुआ करते थे, जिसको हम बाद में देखेंगे। जब हम दूसरे फेज की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक लीगल, एक कानूनी तरीके से किसान लड़ना सीख लिए थे और वो नॉर्मली इतना वायलेंट नहीं होता था। लेकिन 1857 के पहले के जो भी किसान विद्रोह हैं, पिजेंट मूवमेंट हैं, वो हमको वायलेंट नज़र आते हैं। सन्यासी और फकीरी मूवमेंट के अलावा अगर दूसरे मूवमेंट्स की हम बात करें तो करीम शाह और उनके पुत्र थे टीपू, उन लोगों ने भी एक आंदोलन चलाया जिसको पागलपंथी आंदोलन कहते हैं 1824 में। और उसके बाद टीटू मीर भी किसानों को संगठित करके एक आंदोलन चलाए थे, जो पहले तो एक लठायत हुआ करते थे एक लैंडलॉर्ड के, लेकिन बाद में उन्होंने आंदोलन चलाया और उनके जो समर्थक थे वो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे, उनका एक अलग आइडेंटिटी थी और उन पर बहुत सारे टैक्स लगाए जाने लगे जमींदारों के द्वारा। इवन वो जो दाढ़ी रखते थे उस पर भी टैक्स लगाया जाने लगा। तो इसके खिलाफ में एक आंदोलन की शुरुआत हुई जो एक वायलेंट मूवमेंट था। तो जो भी मूवमेंट हुए हैं 1857 के पहले, उनका एक पर्टिकुलर नेचर रहा है कि वो ज़्यादा वायलेंट रहे हैं, वो वोलाटाइल रहे हैं, जो बाद में बदलता है। 1857 के बाद की अगर बात करें तो 1857 के बाद के जो रिवोल्ट हुए हैं वो मोर और लेस वायलेंट नहीं हैं, वो कानूनी तरीके से लड़े गए। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो
मूवमेंट हैं किसानों के, वो जैसे इंडिगो ब्लू म्यूटिनी भी जिसको कहते हैं, नील विद्रोह, फिर पावना विद्रोह, फिर डक्कन राइट, ये एक इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो इनके पीछे के क्या रीजंस थे उस पर हम अब चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ब्लू म्यूटिनी की, नील विद्रोह की, जो बंगाल में हुआ था 1859 में, तो उसके पीछे के क्या कारण थे? तो मुख्य रूप से जो बंगाल के किसान थे वो अपने खेतों पर धान की खेती करना चाहते थे, लेकिन जो इंडिगो प्लांटर्स थे, जिनको नीलहे कहा जाता है, वो उनसे एक तरह से जबरन नील की खेती करवाते थे। उनको पहले ही एडवांस अग्रिम पैसा दे दिया जाता था, उनसे करार लिखवा लिया जाता था, और नॉर्मली जो करार लिखवाया जाता था और उसमें जो नील का मूल्य रखा जाता था वो बाजार के मूल्य से कम होता था, और उसके बाद किसान मजबूर हो जाते थे उसी मूल्य पर उनको नील देने के लिए। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि बाद में ये जो करार लिखवाने का तरीका था, इसको उन लोगों ने छोड़ दिया, नीलों ने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें एक अदालती झंझट होने की संभावना रहती थी। उसके बाद डरा धमका के नील की खेती करवाई जाने लगी, और स्थिति ये थी कि उनके खिलाफ किसान कुछ कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि कानून पर नीलों का एक अधिकार जैसा था। अगर हम देखें तो 1857 में 29 नीलहे और एक जमींदार को ऑनररी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। तो जो खुद ऑनररी मजिस्ट्रेट बनाए जाते थे उनको कानून का कोई डर नहीं था, तो उनके खिलाफ ये जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो कुछ कर नहीं पाते थे। एक घटना ऐसी हुई जिसने इस नील विद्रोह में उबाल ला दिया। कलारोवा का डिप्टी मजिस्ट्रेट था हेमचंद्रावकर, उससे एक सरकारी फरमान पढ़ने में चूक हो गई, भूल हो गई, और सरकारी आदेश को वो पुलिस को सरकारी आदेश पर पुलिस को एक फरमान जारी किया, जिसमें ये कहा गया कि किसी भी विवाद, नील उत्पादन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसमें जमीन पर किसानों का कब्जा बना रहेगा, और किसान अपनी मर्जी की खेती कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फसल उगा सकते हैं। ऐसे किसानों को ऐसा लगा कि शायद अब उनके जो बुरे दिन हैं वो जाने वाले हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये आंदोलन जो है, ब्लू म्यूटिनी, नील विद्रोह आंदोलन जो है वो भड़क गया, और किसानों में एक आक्रोश की भावना आ गई। सितंबर 1859 में नादिया जिले के गोविंदपुर में एक नील उत्पादक या नीलहे थे, उनके कर्मचारी थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। उन्हीं के नेतृत्व में जितने भी नील उत्पादक किसान थे उन लोगों ने नील की खेती करनी बंद कर दी, और वहीं से एक विद्रोह की शुरुआत होती है। बाद में जमींदारों ने, नीलों ने लठायत भेजा उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ, तो उन लठायतों को गांव वालों ने मारकर भगा दिया। इसके बाद नीलों ने अपने जमींदारी अधिकार का प्रयोग करके उनको बेदखल करने की धमकी दी, किसानों को जमीन से बेदखल करने की धमकी दी। इसके जवाब में किसानों ने लगान चुकाना भी बंद कर दिया, और ये आंदोलन एक बृहद पैमाने पर फैल गया। जो भी एक ऐसे किसान थे जो एक संपन्न किसान थे, उन लोगों ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, और इनके साथ जो भी किसान थे इनके साथ बुद्धिजीवियों का भी समर्थन प्राप्त था। जो उस समय के पेपर्स थे, जैसे हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र जिसके एडिटर थे, उनका भी समर्थन प्राप्त था। जो ईसाई मिशनरीज थे उनका भी समर्थन प्राप्त था। तो एक तरह से बुद्धिजीवियों का, प्रेस का भी इनको समर्थन प्राप्त था, और इसलिए ये आंदोलन और भी विकसित हुआ। अगर हम सरकार की भूमिका की बात करें तो ये आंदोलन जो है वो सरकार के खिलाफ नहीं थी, बल्कि नीलों के खिलाफ थी। उपनिवेशवाद के खिलाफ इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। इसलिए सरकार भी एक संतुलित
भूमिका अदा कर रही थी और उनकी स्थिति को जांचने के लिए उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया और उस आयोग ने जो रिपोर्ट दिया उसमें से ये जानकारी मिलती है कि हाँ, जो किसान हैं उन पर अत्याचार होता है, उन पर शोषण होता है और उसके बाद सरकार ने इसके खिलाफ स्टेप लिया। नवंबर 1860 में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें यह कहा गया कि किसी भी किसान को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये सरकार की भूमिका रही। इसमें एक इसी से जुड़ी हुई एक और बात है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, फेमस है, नील दर्पण। जो नील दर्पण दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की, वो इसी अत्याचार से, जो नीलों के द्वारा नील उत्पादन पर अत्याचार किया जाता था, उससे जुड़ी हुई वो नाटक है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है और जिसको रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने प्रकाशित किया था। हालांकि रेवरेंड जेम्स लॉन्ग पर इसको प्रकाशित करने के लिए जुर्माना भी लगाया गया था। तो ये भी एक जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये नील विद्रोह जो है वो 1857 के बाद की एक इम्पॉर्टेंट घटना है और इसका नतीजा ये हुआ इस विद्रोह का कि धीरे धीरे बंगाल से नील की खेती बंद होने लगी और वो जो इंडिगो प्लांटर्स थे, नील्हे थे, वो वहाँ से शिफ्ट होकर फिर बिहार की तरफ गए और जो बाद में फिर महात्मा गांधी के फेज में 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ है, तो वो यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ गए और फिर वहाँ एक अत्याचार की कहानी शुरू होती है। तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में जो नील विद्रोह बंगाल में हुआ था उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो देंगे उसमें हम पावना पर चर्चा करेंगे और फिर डेक्कन राइट्स जो महाराष्ट्र में हुआ उस पर चर्चा करेंगे और फिर अंत में हम आप लोगों के साथ क्या डिफरेंस है, क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेज आए, क्या लिमिटेशंस थे पीजेंट्स मूवमेंट्स के, इन सब पर भी हम एक चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन।